प्रश्न है? सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, अब जल्दी-जल्दी करेंगे, ठीक है? सांख्य नहीं होगा, सांख्य भारतीय दर्शन है, ठीक है? चार्वाक दर्शन ही आपका भारतीय दर्शन नहीं है, बाकी सब भारतीय दर्शन है। तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, देखिए जो भी बीएचयू की जो आंसर की निकलती है, वो 2 बार निकलती है। ये एकदम क्लियर रहिए आप लोग, ठीक है? 2 बार निकलती है, जब एक बार वो गलत कर देते हैं, तो दूसरी बार उसको करेक्ट करते हैं, ओके? बौद्ध और जैन ये जो दोनों दर्शन है वो भारतीय दर्शन की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनको अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है, उस कैटेगरी के अंतर्गत उनको रखा गया है। ठीक है? तो आप जब भी बौद्ध दर्शन कहीं कई कई जगह आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए जिसमें बौद्ध दर्शन दिया होगा। क्वेश्चन यही होगा कि कौन सा भारत में दर्शन काल का भाग नहीं है, लेकिन उसके जो ऑप्शन होंगे उसमें बौद्ध दर्शन होगा और सारे 3 ऑप्शन यही सब हो सकते हैं, लेकिन एक उसमें बौद्ध दर्शन दिया होगा। ऐसा हमने देखा था, आप लोग ग्रुप में भेजे थे। हाँ, तो किसी साल के पेपर में है, तो आप लोग इसके लिए एकदम अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जैन और बौद्ध अगर ऑप्शन में होता है, तो वो भारतीय दर्शन की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है? चलिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, चार्वाक दर्शन। इसके बाद जो दूसरा है, भारतीय दर्शन परंपरा ने पर बल दिया, स्पेस है, फिर समस्या है, समस्या और प्रयोजन, प्रयोजन 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका? एकदम एग्ज़ैक्ट जिसको सही है। देखिए आंसर की आपने देखा है वो अलग बात है, ठीक है? लेकिन जब आपने आंसर की नहीं देखा है तब भी बताइए कि उसको कैसे आप मानते हैं कि प्रयोजना सही है? देखिए भारतीय दर्शन जो है, प्रयोजन की बात कौन करता है? प्रयोजनवाद करता है, ठीक है? और समस्या की बात कौन करता है? हर एक दर्शन समस्या की बात करता है, जब तक हमारे पास कोई समस्या नहीं आती है तब तक हम अपनी फ़िलॉसफ़ी लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई ये कहे कि आप सुबह-सुबह चाय पीजिए, चाय पिया करिए अच्छा लगता है। तो आप ये कहते हो कि नहीं मेरी फ़िलॉसफ़ी कहती है कि चाय पीना नुकसान है, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, मुझे चाय नहीं पीना चाहिए। तो इस तरीके की जब आपके सामने सिचुएशन आती है तब आप जा कर के डिसाइड करते हो कि आपकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, आप क्या वहाँ पे कहना चाहते हो। या आपको कोई बार-बार गाली दे रहा है, आपको बुरा-भला कह रहा है, तो आप क्या कहते हो कि मेरी फ़िलॉसफ़ी नहीं है कि मैं उसको बुरा-भला कहूँ। ओके? तो वहाँ पे समस्या आ जाता है, इसके बाद समस्या और प्रयोजना। जब समस्या शब्द जुड़ा हुआ है और प्रयोजना भी दिया हुआ है, तो ये भी भारतीय दर्शन परंपरा पर जो है बल नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जब प्रयोजना की बात करते हैं, हेलो, आवाज़ जा रही है? आवाज़ ठीक है? तो समस्या और प्रयोजना की बात करेंगे, तो समस्या और प्रयोजना के बाद भी अगर हमारे पास समस्या और प्रयोजन दोनों साथ-साथ आते हैं, तो भी हमारा जो है क्या होता है, भारतीय दर्शन जो कहता है, अगर हम वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी की बात करेंगे, तो वहाँ पे वो कहता है कि समस्या हमारे सामने आती है और प्रयोजन आता है। जैसे हम आदर्शवाद की बात कर लें या फिर आप नेचुरलिज़्म की बात कर लें, प्रैग्मैटिज़्म की बात कर लें, हर एक बिंदु पर आप देखेंगे, तो हर एक बिंदु में ये कहा गया है कि समस्या और प्रयोजन दोनों होना चाहिए, समस्या होना चाहिए और प्रयोजन की जब हम बात करेंगे तो प्रैग्मैटिज़्म में कहा गया। लेकिन प्रैग्मैटिज़्म के जैसा ही आप जब नेचुरलिज़्म को देखेंगे, केवल अगर नेचुरलिज़्म को देखते हैं, तो आप उस सॉरी नेचुरलिज़्म कह रहे हैं। आप अगर सांख्य को देखेंगे, तो सांख्य आपका दर्शन क्या कहता है कि हमारे सामने जब तक कोई प्रयोजन नहीं होगा, जब तक कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आपका थर्ड सही होगा। ठीक है? हेलो, चलिए अब टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? प्रयोजना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? चलिए पुरुषार्थ ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। क्या है इसका आंसर? क्या? क्या हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। हुँ। ये सब है ऑनलाइन का सिस्टम।
ओके, ये 2016 खुल गया, रुक जाइए। 2017। अरे, अब स्क्रीन पे दिख रहा है? अब दिखा? अभी दिखा? अभी दिखा? ये क्या हो रहा है? अभी दिखा? बहुत अजीब सिस्टम है ये। चलिए, पहला दूसरा हो गया। तीसरा की बात करेंगे, तो इनमें से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेवा। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भाग हैं, कितने हैं? ये तो सभी को पता है, ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 है। वास्तविक स्व की प्रकृति पर सतत केंद्रीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक मिनट। कांस्टेंट नेचर ऑफ द ट्रू सेल्फ इज कॉल्ड। हाँ, देखिए, इसमें जब ट्रू सेल्फ की बात कर रहे हैं तो ट्रू सेल्फ आपका क्या होता है? वैराग्य जब हम ले लेंगे तो उसमें ट्रू सेल्फ की बात नहीं आती, वो तुरे तुरे एकदम खत्म हो जाते हैं। चलो ठीक है, हमको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, हम ट्रू जो सेल्फ होता है उसको खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम वैराग्य की बात करते हैं। और ध्यान वाले में तो ध्यान भी उसका एक मार्ग है, मोक्ष अंतिम लक्ष्य होता है उसका। जब भी आप जब आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वैराग्य, ध्यान और मोक्ष, ये तीनों होते हैं। और जब आप अपने जब सेल्फ को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका निष्काम कर्म आता है। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड सही होगा, ठीक है? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय परंपरा में आश्रम धर्म के अनुसार आश्रम होते हैं, कितने आश्रम हैं? कौन 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 से? अच्छा, सबसे सबसे पहले गृहस्थ आता है। मतलब उम्र उम्र हो गई है तो सीधे गृहस्थ ही समझ में आ रहा है। हाँ। अच्छा, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। चलो ठीक है। हाँ, आप सही है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। पहला किसी को याद ही नहीं है। हाँ, 4। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, समाज की विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत सदस्यों के संबंधों एवं व्यवहार से संबंधित परंपराएं हैं, क्या? कहाँ चला गया? फिर वही हो रहा है, नॉट प्रेजेंटिंग। ये हो नेटवर्क का इशू बहुत बुरा हो रहा है। अभी स्टार्ट प्रेजेंटिंग दिखा रहा है। अब आया? क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे थे ना हम लोग? हाँ, समाज के विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और इसका आंसर करिए सही से।
समाज की विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत सदस्यों के संबंधों एवं व्यवहार से संबंधित परंपराओं। किस प्रकार की परंपराएं हैं? सामाजिक परंपराएं होंगे, ठीक है। सांस्कृतिक होंगी नहीं, दार्शनिक होंगी नहीं, बहुत मनोवैज्ञानिक होंगे नहीं। सांस्कृतिक का मतलब हो जाता है कि आप वहाँ पे जीना शुरू कर देते हो। उसमें इंटरैक्शन आपका संस्कृति में जब कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर में इंटरैक्शन तो होता है, लेकिन उसमें साथ ही साथ आपका जो भाव होते हैं वो भी आते हैं। लेकिन जब इसका सामाजिक की बात करते हैं, तो इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें ओवरऑल आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा, उसमें दार्शनिक भी आ जाएगा, मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा, सांस्कृतिक भी आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे सेकंड सही होगा। सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन एक सामाजिक संस्था है? चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, विद्यालय है। विद्यालय, विश्वविद्यालय, विवाह, तो तीसरा किसी का है क्या? अच्छा, देखिए इसमें, हाँ, प्रश्न प्रश्न आप आपने इसका एकदम सही से पकड़ा है। देखिए ऑप्शंस इसके जो भी दिए गए, हाँ, ऑप्शन 2-2 ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। एक विद्यालय और दूसरा विश्वविद्यालय, ठीक है? हाँ, नहीं तो विवाह संस्था है, लेकिन विवाह जो है सामाजिक संस्था के रूप में उसको मान्यता नहीं मिली है कि वो सामाजिक संस्था है। वो जो है एक क्या, नहीं, नहीं, सांस्कृतिक कल्चरल भी नहीं है। वो एक तरीके से आपका, हाँ, हाँ, वो एक तरीके से व्यवहार है आपका। उसको कहेंगे परंपरा या जो कुछ भी कह लीजिए। विवाह को एक इंस्टीट्यूशन नहीं माना गया है। अरे भाई एक-एक बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? नहीं तो उसको, नहीं इंस्टीट्यूशन, देखिए इंग्लिश में वर्ड पकड़िए, देखिए इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है? इंस्टीट्यूशन की। मैरिज कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। मैरिज एक व्यवहार है, एक तरीके से जो है आपका एक निश्चित समय पर आपका एक व्यवहार जो घटित होता है। हाँ, एक संस्कार मान मान सकते हैं। हाँ, चलिए जो भी मान लीजिए, सामाजिक समझौता है, संस्कार है, कुछ भी है। लेकिन विद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर सही होगा, आप इसको दोनों लेकर के चलिएगा, ठीक है? अगर आपको विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों मिलते हैं, तो आप विश्वविद्यालय टिक करिएगा, क्योंकि पीएचयू एक विश्वविद्यालय है। तो वो जो आंसर एक्सेप्ट करेगा, वो विश्वविद्यालय के रूप में एक्सेप्ट करेगा, विद्यालय के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा। वर्ड आपका वही है जो आपके क्या कहते हैं, हाँ, सोशल सिस्टम। देखिए इसका जो क्या, क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, लेकिन इसके ऑप्शंस थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका विश्वविद्यालय होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपका विश्वविद्यालय स्तर का है, तो आपको जो एक्सेप्ट करेगा वो विश्वविद्यालय ही एक्सेप्ट करेगा। आपका विद्यालय कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। विवाह कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वर्ड कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए चारों के चारों अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो चारों आएँगे, सामाजिक संस्था के रूप में। तीसरा वाला देखिए सामाजिक संस्था नहीं है, लेकिन सब हैं। 3 हैं आपके, वर्ड आ जाते हैं, विद्यालय और विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं है, ठीक है। एनिमो, एनोमी की अवस्था है। एनोमी हमने बताया है आपको, क्या है? हुँ? देखिए, एनोमी इज़ द स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, अपैथी, एलिनेशन, अटैचमेंट। देखिए एनोमी जो है एक शब्द है, एक एक तरीके से हम जो है यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी मानक नहीं होते हैं। जैसे हम समाज में रहते हैं, ठीक है? हम समाज में कहीं किसी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता। जैसे हम शहरों में, हम गाँव में रहते हैं, हमारा घर गाँव में है, लेकिन हम जाकर के शहर में बस गए, ठीक है?
तो शहर में बस गए तो हमारे लिए वहाँ पर कोई मानक नहीं है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम किससे भी मिलें, चाहे हम दारू पिएँ, सिगरेट पिएँ, कुछ भी करें, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है वहाँ पे। तो हमारा कोई भी मानक वहाँ पे हमारे जो सोशल नॉर्म्स थे, जो हमारे घर के लिए घर पे लागू हो रहे थे, वो सारे के सारे सोशल नॉर्म्स वहाँ पर क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जब हमारे पास मानक विहीनता होती है, तब हम एनोमी की अवस्था उसको कहते हैं, ठीक है? एपैथी वाले में अगर हम लोग देखेंगे, तो एपैथी का जब हम किसी अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर रहते हुए भी हम एपैथी को पालन कर लेते हैं। हम उदासीन रहेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हमको कोई मतलब ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है? आपके ही परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों में से 3 लोग क्या कर रहे हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। अलगाव वाली भी अवस्था आप अपने घर में रह कर के कर लेते हैं। क्या? कुछ पूछ रहे थे? आ आगे बढ़ें? हाँ। मानक विहीनता का मतलब है कि जैसे देखिए, ये पूरी तरीके से सोशियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, ठीक है? जिस सोसाइटी में आपका जन्म हुआ, जहाँ पर आप रह रहे हैं, अगर आप वहाँ पे रह कर के कोई भी कार्य करते हैं, तो वो आप क्या-क्या कर सकते हैं? आप उदासीन हो सकते हैं, जहाँ पर आपका जन्म हुआ वहाँ पे उदासीन हो सकते हैं। आप वहाँ पे अलग हो सकते हैं, आप अटैचमेंट में हो सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ से निकल कर के आपका जहाँ जन्म हुआ है, आप जहाँ पर आपको सारे लोग जानते हैं, वहाँ से निकल कर के आप किसी नए परिवेश में, नए स्थान पर जा कर के आप रहने लगते हैं, वहाँ पर आपके सारे के सारे मानक क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आपके लिए कोई मतलब नहीं रहता है वहाँ पे कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ठीक है? तो उसको हम जो है मानक विहीनता कहते हैं। वहाँ पे हमारा कोई भी मानक हमारे योग्य मतलब हम नहीं मानते हैं किसी भी मानक को। समझ में आया? मानक विहीनता का मतलब है मानक का ना होना। बस एक शब्द में ये जान लीजिए। आप किसी ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में चले जाइए जहाँ पर कोई मानक होता है ही नहीं आपके लिए, कोई रोकने वाला नहीं है, तो वहाँ पर एनोमी की अवस्था उसको कहा जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वैदिक भारत में शिक्षा आरंभ फिर गायब हो गया? फिर गायब हो गया कि दिख रहा है? अरे भाई तो बोल दिया करिए। 15 लोग प्रेज़ेंट हैं, वाह! बढ़िया चल रहा है। हुँ, दिख रहा है? ठीक है, चलिए। वैदिक भारत में शिक्षा आरंभ हेतु संस्कार किया जाता था। उपनयन कब किया जाता था? ठीक है, उपनयन का मतलब क्या था? उपनयन का अर्थ क्या है? समीप ले जाना, ठीक है। क्यों गुरु के पास मर्डर करवाने लेके जाते थे? किस लिए जाते थे? किस ऐज क्या होती थी उस समय? उपनयन संस्कार के समय 8 किसकी थी? ठीक है। ब्राह्मणों को क्यों 8 वर्ष में दी जाती थी और क्षत्रियों को 11 और वैश्यों को 12 क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। नाउ यू आर टीचर एजुकेटर। अभी हुए नहीं हो लेकिन हो जाओगे। आप प्रोसेस में हो। नहीं, कारण ये था। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स राइट आंसर। देखिए, क्यों 8 वर्ष में जब हम कोई भी बौद्धिक शिक्षा लेने जाते हैं, जब हमें जो है मानसिक रूप से तैयार करना होता है, तो हमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो उसमें जब हमारे पास कहा जाता है ना कि कच्चे घड़े के समान बच्चा होता है, टीचर उसको पीट-पीट करके एक शेप देता है या उसके परिवार वाले शेप देते हैं। तो बच्चा जितना छोटा रहेगा, जितनी उनमें उनमें इमैच्योरिटी रहेगी, उसमें उसको मैच्योर किया जा सकता है। इसलिए ब्राह्मण को चूँकि शिक्षा के स्तर के लिए उसको आगे बढ़ाया जाता था। शिक्षा को एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया जाता था। इसलिए
उनकी आयु 8 वर्ष रखी गई थी। इसके बाद जो 11 वर्ष रखी गई थी क्षत्रियों की, उसका कारण यही था कि वो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएँ, शस्त्र वगैरह उठा पाएँ। अगर वो उठा नहीं पाएँगे तो सीखेंगे क्या? तो उनके शरीर में इतना बल आ जाए, इतना मजबूत हो जाएँ कि वो शस्त्र वगैरह उठा कर के शस्त्र विद्या सीख पाएँ। वैश्य क्या थे कि वैश्यों के पास शस्त्र के साथ-साथ उसके पास बुद्धि भी आनी चाहिए। यानी जो वैश्य थे उनको व्यापार करने के लिए हर एक बल, बुद्धि दोनों का प्रयोग करना होता था। तो ऐसे में उनको और भी ज़्यादा जब वो बड़े हो जाते थे, स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, तब उनको जाकर के शिक्षा के लिए एडमिशन लिया जाता था। ठीक है? चलिए दूसरा संस्कार है आपका उपसंपदा। उपसंपदा कब होता था? होता था क्या? अच्छा 12 वर्ष के बाद होता था। किस आयु में? किस आयु में? हाँ, गुड, गुड, गुड 20 वर्ष। ठीक है? अच्छा इससे आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है आपको ये इस तरीके से इंटरैक्टिव सेशन से? चलिए, इसमें उपासना और उत्सव कोई संस्कार होता ही नहीं था, तो 2 तो ऐसे ही गलत कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िए पवज्जा शिक्षा से संबंधित शिक्षा आरंभ संस्कार है, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य होता था वो क्या होता था? और जैन का? कोई भी एनीबॉडी एल्स? जैन दर्शन का अंतिम उद्देश्य मोक्षी टाइप में कुछ होगा तो वो तो सभी ये कैवल्य सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले कैवल्य किसने बताया था? अरे अभी किसने बताया है? वो हम नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन नहीं है ये। ओके, ओके, वेरी गुड। चलिए जैन का कैवल्य है, ठीक है। वैदिक काल का अंतिम उद्देश्य क्या था? वैदिक दर्शन का? हाँ, मोक्ष की हाँ, मोक्ष, मोक्ष नहीं, ठीक है। हाँ, हाँ। मुस्लिम काल की अंतिम उद्देश्य क्या था मुस्लिम का? क्या? अरे संस्कार नहीं पूछ रहा हूँ। अंतिम अंतिम उद्देश्य क्या था मुस्लिम दर्शन का? क्या? चलिए अब ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये हमने पढ़ाया नहीं है, आप स्वयं इसको ढूँढिए, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊँगा इसका, क्या होगा मुस्लिम काल का। इसका नोट्स भेजता हूँ। अरे जन्नत-वन्नत कुछ नहीं है भई। हाँ, अब ये मत सोच लो कि हम बता ही देंगे, ठीक है? अभी नहीं बताएँगे, आप लोग खुद से पढ़ो इसको। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 द वर्ड यूज्ड फॉर नॉलेज इन कुरान इज़ क्या होता था कुरान के ज्ञान के लिए? कुरान के ज्ञान के लिए इल्म ही कहते हैं, ठीक है? हाँ, ज्ञान जहाँ पर आएगा वहाँ पर इल्म ही कहा जाएगा उसको, उर्दू शब्द है इल्म। चलो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने करी? श्रद्धानंद? अच्छा हरिद्वार में किए थे? चलिए रविंद्रनाथ टैगोर के इंस्टीट्यूशन का नाम क्या था? अभी वो कहाँ पे स्थित है? अभी कहाँ पे स्थित है? बेलूपुर बनारस में? कहाँ पे है? हाँ, पश्चिम बंगाल, गुड। चलिए, किसने कहा कि समस्त ज्ञान की परिणति चरित्र निर्माण होनी चाहिए? किसने कहा था? हाँ, आप सही कह रहे हैं, गांधी जी ही सही होंगे। देखिए मदन मोहन मालवीय जी तो हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी का ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है? तो वही तो सभी बता रहे हैं।
गांधी जी का ही होगा, ये क्या है? गांधी जी ही हैं, होगा नहीं है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। धर्म एवं नैतिकता को युवाओं की शिक्षा का एक अभिन्न अंग बनाना किस विश्वविद्यालय का एक उद्देश्य है? हाँ, बीएचयू। जब आप बीएचयू में एडमिशन लेने जा रहे हो, बीएचयू का नाम दिया है, तो आप काहे दूसरे को ट्विस्ट कर रहे हो? देखो, आप इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है? एक दिमाग में बैठा लेना कि अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मदन मोहन मालवीय लगा सकते थे। ऐसे क्या होगा कि अगर मदन मोहन मालवीय से एक क्वेश्चन तो 100% रहता ही रहता है। बीएचयू से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय से एक क्वेश्चन रहेगा। तो अगर आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो मदन मोहन मालवीय लगा देना। अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है? अरे अगर नहीं, अगर सही हो गया तो 3 नंबर मिलेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलो, पहले काउंट करना। देखो, पहली बार पेपर सॉल्व करना। अगर 70 से ऊपर जा रहा है तो एक भी क्वेश्चन तुम अगर डाउट में होगा तो उसको ना करना। अगर 50-55 हो रहा है तो सेकंड राउंड में जाते-जाते 70, 75, 80 कर देना। इसके बाद फिर आगे मत बढ़ना। लालच बहुत देता है बीएचयू। ऐसा, अरे यही तो है, लालच बहुत देता है। ठीक है? इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आगे मिलेगा ना, ऐसा लगेगा कि कर दो यार। एक बार समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में 10 ठो कर दोगे, तीसरी बार में 5 ठो कर दोगे। ऐसे करते-करते 120 का 120 कर डालोगे। फिर क्या पता चला कि नीचे से पहले आ रहे हो। पूरा नहीं करना। हाँ, नीचे से पहला होगे। चलो, एनी एनी बेसेंट का जन्म वर्ष हुआ था, तो इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। 1847 याद रखना है। ए भाई, सांस थोड़ा दूर दूर लो। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे सांप जो है डंक मारने वाला है। हाँ, चल। एनी बेसेंट का जन्म वर्ष, तो इसमें एनी बेसेंट के बारे में आप लोग गूगल से सर्च मार करके जितना कुछ पढ़ सकते हैं आप एनी बेसेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन रहेगा एनी बेसेंट से। अरे अभी बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट का गूगल से सर्च मार करके एक एक पॉइंट को कवर कर लीजिएगा। एनी बेसेंट से एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, उसे वही मिलेगा आप लोगों को, वॉइस को वही मिलेगा। हम्म। चलो, हम ले लें उनके ऊपर? हम कैसे ले सकते हैं? चलिए हम देखेंगे, ठीक है। अभी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे ऊपर कि हम आप लोगों का हिंदी कवर कराएंगे। अभी बहुत सारा सब कुछ कवर कराना है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा हम कवर कराएंगे, कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक विचारों के चयन में प्रकृतिवादी था? कौन था? अच्छा, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद और इसके बाद अरविंदो, ये क्या थे? अरविंदो किस लिए फेमस है? अरविंदो किस लिए? क्या इंटीग्रल थिंकिंग? इंटीग्रल थिंकिंग। हाँ, इंटीग्रल योगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए, आर एन टैगोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नव्य वेदांत इज रिलेटेड टू, नव्य वेदांत संबंधित है स्वामी विवेकानंद, राइट आंसर। ठीक है, नव्य वेदांत। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको जो नोट प्रोवाइड किया है उसमें दिया हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि से संबंधित है। कौन वैज्ञानिक विधि की बात करता है? कौन करता है? वैज्ञ स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ना? स्क्रीन पर क्या चाल? हाँ, चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन। और उसको विस्तारित कौन किया था? वास्तविक प्रतिपादक कौन है? हाँ, जॉन डीवी। याद रखिए, याद रखिए, हाँ याद रखिएगा। अभी सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले चार्ल्स सेंटर्स पियर्स आते हैं, इसके बाद विलियम जेम्स आते हैं, इसके बाद आपके जॉन डीवी आते हैं। हाँ, किल पैट्रिक, अरे हैं तो बहुत सारे। हाँ, याद रखना आपको 2-3 नाम ही।
ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 20। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हमने नोट कराया था, किसने लिखा है? कौन बोला जी? रूसो। जॉन डीवी। अब ये रूसो को किसको समझ में आ गया ये? इतनी फेमस बुक है, हमने कितना बार इस पर इम्फेसिस किया है जब हम आपको पढ़ा रहे थे। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लिए अलग से भी हमने आपको पूरी पुस्तकों का नाम वगैरह दिया था, फिर भी आप गलत कर रहे हो। रटो इसको। कौन अभी पलट के पढ़ने लगा इसको? कोई पढ़ने लगा अभी खोज खोज के? हाँ। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। नहीं नहीं, कोई तो पढ़ रहा है। पुस्तकें बहुत जल्दी जल्दी पलटी जा रही हैं। इंटीग्रल योग दर्शन किसने दिया? चलो, अभी अभी बात कर लिया था हम लोगों ने, अरविंदो ने। ठीक है। रामदेव बाबा क्या दिए हैं? पतंजलि। पतंजलि उनका नहीं है। प- हाँ। हाँ। चलो ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उच्च शिक्षा केंद्रों के लिए कौन सा शब्द है? अच्छा हाँ, चलिए आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें समझा देते हैं। एक आपका मकतब होता था ना, मकतब होता था प्राइमरी एजुकेशन के लिए होता था। ठीक है, जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। ओके। मदरसा होता था आपके उच्च शिक्षा के लिए, जिसमें तर्क और दर्शन की बात की जाती थी। ठीक है। कारखाना तो में तो कुछ होता ही नहीं था, कारखाने में तो जो है आपका ठोक पिटाई ये सब होता था, तो इस समय ये था ही नहीं। ओके। दरगाह होता था। दरगाह शिक्षा का केंद्र होता था, लेकिन अगर आप मुस्लिम फिलोसफी पढ़ेंगे, बहुत अंदर डीप में जाएंगे, तब आपको दरगाह मिलेगा। दरगाह एक प्रकार का एजुकेशन का मतलब जैसे हम लोगों को डिग्री मिलती है ना, बीए एमए बीएड इस तरीके से, वैसे ही जब मुस्लिम में एजुकेशन आगे बढ़ती है, तो उस समय एक दरगाह नाम का एक कोर्स होता है। ठीक है, ये जो है केंद्र नहीं है, एक तरीके से डिग्री है दरगाह। दरगाह तो वो भी, हाँ पूजा वगैरह करते हैं, पूजा पूजा स्थल भी है, लेकिन दरगाह नाम का एक डिग्री भी चलता है। टाइम मिला लास्ट में तक हम आपको बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जब बीएचयू में पहुंचेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ मिल जाएंगी वहाँ पे, सिलेबस में है आपके, पढ़ाया जाएगा। हाँ बताइए बताइए। क्या दरगाहें और खान खान केंद्र नहीं थे, ये एक तरीके से डिग्री था वहाँ पे। जैसे वहाँ पर जो एजुकेशन दिया जाता था। किसकी वॉइस क्लियर नहीं है? हमारी नहीं है। अब तो किसकी आवाज वॉइस क्लियर नहीं हो रही? चलिए फिर से पूछिए, क्या कौन सा क्वेश्चन पे पहुंचे थे हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, जो आप पूछ रहे थे अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का तात्पर्य क्या नहीं है? क्या नहीं है बहुसांस्कृतिक? हमने पढ़ाया है आपको मल्टीकल्चरल एजुकेशन। वर्चस्वशाली। और सेकंड पढ़िए। सेकंड। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शिक्षण विधि का प्रयोग। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन में आपका क्या नहीं होता है? वर्चस्वशाली संस्कृति के बारे में शिक्षण नहीं होता है। वर्चस्वशाली मा अरे जैसे आपने लॉर्ड मैकाले का हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा है उसमें निस्यंदन सिद्धांत दिया है उसने। हाँ। हाँ, जैसे आप एक एक तरीके से ये भी मान लीजिए कि जो बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट हैं और बहुत महंगे कोर्स हैं, तो वहाँ पर वही लोग पढ़ सकते हैं जिनका वर्चस्व होगा। जो प्रतिभाशाली हैं ये मतलब नहीं रखेगा, जो वर्चस्वशाली हैं, जिनके पास
सामर्थ्य है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, प्रेस्टीज है, वो लोग इसमें इस प्रकार की एजुकेशन को प्राप्त करते हैं। लेकिन मल्टीकल्चरल में इस तरीके की चीज़ इस तरीके के लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। तो इसमें हर कोई प्राप्त करता है। वर्चस्वशाली में वही प्राप्त करेगा जो वर्चस्वशाली होगा, यानी जिसका स्टेटस बहुत ही हाई होगा, बहुत ही खूंखार टाइप का होगा, ये भी हो सकता है, या फिर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होगा, वो एजुकेशन को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन मल्टीकल्चरल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत आसान है, आप लोगों को बताया हमने। ठीक है, क्या है कल्चरल लैग? वेरी गुड। ठीक है, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ही आपका कल्चरल लैग कहलाता है। ठीक है, ये दिया था आपका ऑकबर्न और निमकॉफ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइम देखिएगा कितना टाइम हुआ। ओ तेरी 36 मिनट का हो गया ये। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, 30 क्वेश्चन 50 पहुंचेंगे फटाक से। सांस्कृतिककरण एक प्रक्रिया है, कैसी है? सांस- सूक्ष्म स्तरीय संस्कृताइजेशन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। सूक्ष्म स्तरीय स्थानीय सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर आधुनिकता शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? उत्तर कब किया गया है? कब किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये सब चीजें रटने की हैं, ठीक है। उत्तर आधुनिकता शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया। तो इसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये स्किप कर जाइएगा, इसको गलत मत करिएगा इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके आंसर जिसके बारे में आप सुने ही नहीं है कभी। ये आपका दोनों जगह लागू होता है आपका। बहुत सारे लोग यूजीसी नेट का भी पेपर देते होंगे, तो आप जब यूजीसी नेट का पेपर देते होंगे तो उसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि आपने सुना ही नहीं है कभी। बीएचयू एमएड एंट्रेंस भी कुछ इसी तरीके का होता है। उसमें एकदम समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, इसका क्या राइट आंसर होगा, तो आप लोग उसको स्किप कर जाइएगा, उसको करने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 27, समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। ओके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पे लिखा है इसमें? सोशल सिस्टम का मतलब हो गया कि आपका एक तरीके से जैसे इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं, वो सामाजिक व्यवस्था हो गई ना पूरी तरीके से। आपका जो समाज में अवस्थित है, सोशल सिस्टम को हम जो है कई भागों में नहीं डिवाइड करते हैं, उसको हम स्ट्रेटिफाइड नहीं कर सकते। अगर हम उसको कहते हैं उच्च स्तर का, उच्च स्तर है, निम्न स्तर है, और मॉडरेट लेवल का है, तो जब यहाँ पे 3 लेवल में डिवाइड करेंगे तो वहां पर सीधे सीधे आपका आ जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। यहाँ सोशल सिस्टम नहीं आएगा। हाँ, जाति हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया बहुत सारे। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा सामान्यतया किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में सहायक है? अब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी और रिलेटिव सोशल मोबिलिटी। अब्सोल्यूट को और किस नाम से जानते हैं? और इसको, रिलेटिव को? एजुकेशन सिस्टम क्या होता है आपका? आपका यहाँ पे लिख रहा है शिक्षा समानता किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में सहायक है।
तो किस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता में सहायक होगी? ये वर्टिकल लेकर के जाएगी आपको कि हॉरिजॉन्टल लेकर के जाएगी? अगर वर्टिकल करेंगे तो ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? नहीं, क्या चीज़? एब्सोल्यूट होगा, क्योंकि जब एजुकेशन की बात हम करते हैं, तो एजुकेशन आपको हॉरिजॉन्टली लेकर के आगे जाता है। एजुकेशन कभी भी आपको अपग्रेड नहीं करता है। देखिए, आप अगर शिक्षित हो गए, आप अगर पैसे वाले हैं, आपके घर में एजुकेटेड हैं, आपकी फैमिली वाले एजुकेटेड हैं, आप भी एजुकेशन प्राप्त करोगे। तो एजुकेशन प्राप्त करके आप अपने स्टेटस को ही मेंटेन कर पाओगे। आप बहुत हाई में नहीं जा पाओगे। जैसे बहुत लोअर क्लास का कोई है और आईएएस बन गया, पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, तब तो मान लो कि ठीक है, वो भी पूरी तरीके से वर्टिकल वर्टिकल नहीं लेकर के जाएगा। वो आईएएस बना अगर बहुत सारा पैसा कमा रहा है, बहुत सारा अगर पैसा कमा रहा है और बहुत ही जैसे पॉलिटिक्स को जॉइन कर लिया या फिर उसने कोई अनर्गल तरीके से पैसे कमाने लगे, तब वो जाकर के वो सीधे-सीधे आपका किस में चला जाएगा, वो रिलेटिव सोशल मोबिलिटी में जाएगा। वो वर्टिकल सीधे-सीधे होगा कि एक पोज़ीशन से सीधे ऊपर आ गया। पहले से उसका दूसरे तक पहुँचने में उसको समय नहीं लगा, एकदम कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम पहले का दूसरे से संबंध स्थापित करते हुए लेकर के चलते हैं, तो वहाँ पर आपका एब्सोल्यूट या हॉरिज़ॉन्टल मोबिलिटी आती है। जैसे आपको एजुकेशन है, आप एजुकेशन प्राप्त करोगे, तो जब भी कहा जाएगा आप आईएएस अफ़सर बनोगे, तो आईएएस अफ़सर में कहीं पर भी आपका जो सोशल बैकग्राउंड होगा, आपका जो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस आपके आईएएस बनने से पहले रहा होगा और आईएएस बनने के बाद रहा होगा, दोनों से तुलना की जाएगी। जो आपका स्टेटस था, वहाँ से और वर्तमान की जो स्थिति है, उससे कंपेयर किया जाएगा। लेकिन जब आप रिलेटिव सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे या फिर आप वर्टिकल की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे-सीधे आप जैसे आप कहाँ से आए, जैसे कोई नेता बन जाता है ना, हमारे कोई भी बहुत बड़े नेता हैं, मान लीजिए कोई भी नेता हैं, अगर वो नेता बन गए और एक अच्छी प्रतिष्ठित जगह पर पहुँच जाते हैं, तो वो उनका बैकग्राउंड क्या है, ये कोई नहीं पूछता। फिर उनका जो है, समाज से उनका कंपेयर नहीं किया जाता है, वहाँ से जहाँ से वो आए हैं। उनका जो वर्तमान में स्थिति होती है, सिर्फ़ उसी से होता है। अगर बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया और पहले वाली स्थिति को छोड़ दिया वो, अगर हम जैसे हम मानते हैं मान लीजिए टाटा बिरला है, तो टाटा बिरला ने जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के जो संस्थापक हैं, वो बहुत पैसा कमा लिए। तो ऐसे में अगर हम लोग उनको देखेंगे, अगर वो उन्होंने अपना जो पृष्ठभूमि रही है, पहले की जो पृष्ठभूमि रही है, उसको पूरी तरीके से अगर छोड़ दिया और अब जो है नए जगह पर जाकर के बस गए और पूरा-पूरा उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा फैला दिया कि वो जन्मजात अमीर है। तो वहाँ पर वो सीधे-सीधे रिलेटिव मोबिलिटी में आ जाएँगे। हाँ, और अगर मान लीजिए कि उन पर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल गया या फिर कुछ कहीं उनको गड़ा हुआ धन मिल गया, गड़ा हुआ धन मिला और उसके बाद वो अमीर हो गए, तब वो रिलेटिव में हो जाएँगे। लेकिन अगर उन्होंने संघर्ष करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़े हैं, पहले वाले का दूसरे वाले से कंपेयर करते हुए आगे बढ़े हैं, तो वहाँ पर एब्सोल्यूट हो जाएगा। शिक्षा हमेशा जो है हमें एब्सोल्यूट मोबिलिटी प्रदान करती है, कभी भी रिलेटिव मोबिलिटी नहीं देगी। ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, वो समझ में आएँगी जब आप उसको और भी गहराई से पढ़ेंगे। ये बड़े-बड़े टॉपिक हैं। ये 2 मिनट 4 मिनट में नहीं, उसके पहले क्या चीज़? अरे, आप लोगों को किताब में ये सारी चीज़ें अभी मिलेंगी भी नहीं, किसी की भी किताब में आप अगर ढूँढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप अभी जो है परेशान मत होइए, ये सारी चीज़ें सारा का सारा जो है एम.एड लेवल का है। एम.एड लेवल का है, ये बी.एड लेवल का नहीं है सिलेबस आपका। एम.एड लेवल का है, नेट लेवल का है। जो सोशियोलॉजी पढ़ा होगा वो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन जिसने सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है वो कभी नहीं पढ़ा। चलिए 29 सामाजिक स्तरीकरण आधारित है। इक्वल स्टेटस पर, अनइक्वल स्टेटस, सोशल ऑर्डर, सोशल स्ट्रक्चर। सही से सोच समझ करके बोलिए। हमने आप सभी लोगों को बताया है।
हाँ, सोशल देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपका। हाँ, सीधे-सीधे, ठीक है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन अनइक्वल स्टेटस होगा, क्योंकि जब आपके पास सारी चीज़ें इक्वालिटी होंगी, आप सभी लोग समान होंगे, तो वहाँ पे स्टेटा कहाँ बनेगा? स्टेटा बनेगा ही नहीं। मान लीजिए कि हमारी आयु भी 15 साल है, सामने वाले की भी 15 साल है, पूरे परिवार की सभी की 15 साल एज है। तो उसमें फिर स्टेटा कहाँ बन रहा है कि 15-16, एक हायरार्की तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पर इक्वल स्टेटस भी नहीं होगा। अगर सोशल ऑर्डर की बात करेंगे, सोशल ऑर्डर की बात। हाँ, हाँ, हुँ, हुँ, नहीं समझे हम। हाँ, हाँ। तो यहाँ पे स्ट्रेटा कहाँ आएगा? स्ट्रेटा अगर आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तब तो वहाँ पर जो है वो उसमें स्ट्रैटिफ़िकेशन मिलेगा आपको, एक स्ट्रेटा मिलेगा, अनइक्वल आ जाएगा। नहीं, वो हुआ किसके कारण ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपका जो एग्ज़ैक्ट आंसर निकल कर के आएगा, जैसे मान लीजिए सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन की जब भी बात करेंगे, तो जब भी हम स्ट्रैटिफ़िकेशन की बात करेंगे तो अनइक्वल स्टेटस ही आएगा। हमारे पास अगर इक्वालिटी हो जाएगी और हम अगर सोशल स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करने लगे, तो सोशल स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करते समय हमारे पास तो सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन आएगा ही आएगा। ये तो सोशल आपका सिस्टम जो आएगा आपका, सोशल ऑर्डर आएगा तब भी स्ट्रैटिफ़िकेशन आएगा। लेकिन सोशल ऑर्डर आपने नहीं बनाया। सोशल ऑर्डर जो है, सोशल ऑर्डर आपकी देन नहीं है। वहाँ पर क्या है, वो आपको समाज ने कह दिया कि ये जो है ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैसे हैं। तो सभी लोग अपना अलग-अलग तरीके से सोचना, समझना, सारा सब कुछ कर लिए। तो वहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट मिलेंगे, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा अनइक्वल स्टेटस। जब इक्वल स्टेटस होगा, तो आपका कभी भी स्ट्रैटिफ़िकेशन नहीं बनेगा। जब अनइक्वालिटी होगी तभी तो आप स्ट्रैटिफ़िकेशन बनेगा। इसमें देखिए ऐसा आता है क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि तीनों ऑप्शन सही हैं या चारों ऑप्शन सही हैं। चारों में से कौन-सा सही है? लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर सही होगा वही मान्य होगा। ठीक है? तो इसका आंसर 29 का सेकंड होगा। लंबी क्लास जा रही है। अभी जो है 30 ही हो गया, 30 ही हो पाया। मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन किसने लिखी है? योगेंद्र सिंह, बहुत ही फेमस हैं ये। श्रीनिवास जी भी कुछ लिखे हैं, आप देख लीजिएगा इसको। हाँ, एम एन श्रीनिवास ने क्या दिया है? कुछ दिया है? सोशल सिस्टम नहीं है, संस्कृतलाइजेशन, संस्कृतिकरण। भारत में आधुनिक सेक्युलर शिक्षा ने निम्न में से घटना में सहायता प्रदान की है। क्या होगा इसका? भारत के आधुनिक जाति और पेशों के परंपरागत बंधन का मजबूत करना, जाति और पेशों के परंपरागत बंधन का कमजोर करना, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देना, देसी शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देना। क्या होगा? भारत में आधुनिक सेक्युलर शिक्षा ने निम्न में से घटना में सहायता प्रदान की है। जाति और पेशों के परंपरागत बंधन का कमजोर किया है उसने। ठीक है? जब हम सेक्युलर एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें हाँ, सेक्युलरिज़्म की जब भावना हमारे अंदर आई तब वहाँ पे सेकंड वाला हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, नर्सिंग और अध्यापन महिलाओं हेतु सर्वोत्तम करियर है यह कौन से?
क्वेश्चन नंबर 32। नर्सिंग और अध्यापन महिलाओं हेतु सर्वोच्च कैरियर है। यह अवधारणा स्त्री शिक्षा के किस उपागम का उदाहरण है? उपकरण वादी उपागम, ये है क्या? ये सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ाई हैं, लेकिन आपने उसको सही से समझा नहीं है। हम्म। नर्सिंग और अध्यापन महिलाओं हेतु सर्वोत्तम कैरियर है, यह अवधारणा स्त्री शिक्षा के किस उपागम का उदाहरण है? चलिए, अब हम अगर 5 मिनट रुक जाएंगे ना, तो इस पे चारों ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, चार में से एक सही ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, उपकरणवादी उपागम। क्यों सही है उपकरणवादी उपागम? उपकरण का मतलब क्या है कि हम जितना भी इन्वेस्ट करें उतना हमें रिजल्ट मिले, यही तो है। हम एक मशीन का प्रयोग क्यों करते हैं? कि हम अपने कार्य को आसान बना लें। एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि मिनिमम मिनिमम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करें। तो जब हम नर्सिंग और अध्यापन महिलाओं हेतु सर्वोत्तम करियर की बात करते हैं, तो हम सीधे सीधे यही नहीं कहते हैं कि अगर नर्सिंग कर लेगी तो, या वो टीचिंग का कोर्स कर लेगी तो जल्दी नौकरी मिल जाएगी, पैसा हमें जल्दी मिलने लगेगा। इनपुट कम होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा। तो जब इनपुट और आउटपुट की बात आने लगी तो सीधे सीधे आपकी बात किस पे आ जाएगी? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच में आ जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए, रेडिकल अप्रोच जो है कुछ होता नहीं है। क्रिटिकल अप्रोच का मतलब होता है कि आप जब क्रिटिकली उसको थिंक करने लगे। ठीक है, कि आप उसको, जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग और अध्यापन ये दो हैं, आपको चुनने के लिए दे दिया जाए, तो आप वहाँ पे चुनने का प्रयास करेंगे क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या आपके लिए आसान है, क्या आपके लिए कठिन है, कौन आपको जल्दी जॉब दे देगा, कौन आपको देर से जॉब करेगा। तो मतलब क्रिटिकली थिंकिंग करना, आप उसमें पॉजिटिव और निगेटिविटी दोनों को सर्च कर रहे हैं। और जब सोशल अप्रोच की बात करते हैं, तो सोशल अप्रोच का मतलब जो सोसाइटी कहती है, समाज ये कहता है कि शिक्षण में, मतलब जो शिक्षण व्यवसाय है वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत ही सेफ है, सिक्योर है। नर्सिंग की जॉब जो है बहुत बेकार है, नर्सिंग में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो वहाँ पर सोशल अप्रोच आ जाता है। ठीक है, रेडिकल अप्रोच कोई नहीं होता है। अगर होगा भी तो हमने पढ़ा नहीं है इसको, रेडिकल को। क्या रेडिकल? अब देखिए, हमने इसको अभी तक पढ़ा नहीं है। अब जब तक हम इसको पढ़ेंगे। अगर है तो देखिए आप लोग, चलिए तब आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। सोशल, अगर ओवरऑल चेंज की बात की जाती है तो आप, जिन्होंने पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32, 33। पेडागोगी ऑफ होप किसने लिखा है? पाउले फ्रेरे। क्वेश्चन नंबर 34। जिस प्रक्रिया के द्वारा सांस्कृतिक तत्व एक समाज से दूसरे समाज में फैलते हैं उसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो, नहीं, नहीं, देखिए सांस्कृतिक प्रसार जो कल्चरल डिफ्यूजन होता है, कल्चरल डिफ्यूजन और अकल्चरेशन, अगर आप देखेंगे तो दोनों लगभग लगभग आपको सिमिलर मिल जाएंगे। और कल्चरल लैग तो एकदम अलग हो जाता है, आपको सोशलाइजेशन एकदम अलग हो जाता है। इन दोनों में बताइए आप कि अकल्चरेशन होगा और आपका कल्चरल डिफ्यूजन होगा। अकल्चरेशन क्या होता है? जैसे कोई एक एग्जांपल। ठीक है। और ठीक है, कल्चरल डिफ्यूजन में फिर क्या होगा? देखिए अकल्चरेशन में क्या, हाँ, एक एक में क्या हो रहा है, एक जो है आपका पहली एक संस्कृति, आप जिस संस्कृति के अपने मूल संस्कृति को छोड़ रहा है।
एक में अकल्चरेशन में अपनी मूल संस्कृति को भूल करके दूसरे की संस्कृति को एडॉप्ट करता है, ठीक है? और आपका कल्चरल डिफ्यूज़न में आपका क्या होता है कि जो अपनी संस्कृति है, उसको फैलाने का प्रयास करता है, एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाने का प्रयास करता है। यानी जब आप अकल्चरेशन का जो पहला व्यक्ति होता है, जिससे आप सीखते हैं कल्चर के बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में आप सीखते हैं और अपने मूल कल्चर को भूलते चले जाते हैं। वो आपका जो पहला व्यक्ति होगा, वो कल्चरल डिफ्यूज़न कर रहा होता है और जो आप दूसरे व्यक्ति हैं, वो आपका अकल्चरेशन हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें बोर्ड पर समझाने लायक हैं। खैर अब इस पे कैसे समझाएँ आपको? आ गया ना आपको? ये आपका कल्चरल डिफ्यूज़न होगा यहाँ पे आंसर। अकल्चरेशन में क्या होता है कि आप अपनी संस्कृति को भूलने लगते हैं, दूसरे की संस्कृति को एडॉप्ट करते हैं। आप अगर मान लीजिए कि यहाँ आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ से आप निकल कर के कहीं दूसरी जगह पढ़ाई करने चले गए। वहाँ पर आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो दूसरे कल्चर से बिलॉन्ग करता है, दूसरी संस्कृति से बिलॉन्ग करता है। तो आप उसकी संस्कृति को अपनाने लगते हैं और अपनी संस्कृति को धीरे-धीरे भूलने लगते हैं। तो वो आपका अकल्चरेशन होता है, एकल्चरेशन होता है, ठीक है? और इसके बाद कल्चरल डिफ्यूज़न में क्या होगा कि आप चूँकि जो आप भूल रहे थे और आपको सिखाने वाला कोई व्यक्ति होगा, तो जो सिखा रहा था वो क्या कर रहा था? अपने कल्चर को फैला रहा था, बढ़ा रहा था। हाँ, हाँ, वही मैं भी बोलने जा रहा था। जैसे ईसाई मिशनरीज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने कल्चर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है? वो कल्चर से किसी के एडॉप्ट नहीं करते वो केवल बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें? क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? स्कूली शिक्षा में नामांकन और जेंडर गैप विकसित देशों की घटना है। स्कूली शिक्षा में नामांकन में जेंडर गैप विकासशील देशों की समस्या नहीं है। पाठ्य सामग्री में जेंडर पूर्वाग्रह वैश्विक घटना है। पाठ्य सामग्री में जेंडर पूर्वाग्रह केवल विकासशील देशों में पाया जाता है। क्या सही होगा? हाँ, सही क्या है इसका? कैसे? कैसे? देखिए 2000 प दो दो 2014 नहीं सॉरी 2013 के बाद की मतलब पहले की अगर पुस्तकों को आप देखेंगे, तो उसमें आपको जेंडर वाइसनेस बहुत मिलेगा। जैसे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैथ का आप भी अगर अभी भी आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए सॉरी अगर आप बुक उठा करके देखेंगे मैथ का, तो उसमें रहेगा हाँ, ये इस तरीके का आता है नहीं तो फिर कहता है कि राम जो है मार्केट जाता है, सब्ज़ी खरीद कर के ले आता है, सीता जो है घर में खाना बनाती है, खाना पकाती है। तो इस तरीके के जो हाँ, अब जो है एनसीईआरटी में लड़कियों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब जो है लड़कों के लिए यहाँ पे जेंडर वाइसनेस होने लगा है। हाँ, हाँ, फिर नहीं अभी तो फेमिनिज़्म चल रहा था तो अब इसके बाद जो है उसके बाद मैनिज़्म चलने लगेगा। मैनिज़्म चलेगा मैनिज़्म। चलो आगे चलते हैं। ठीक है 36 क्वेश्चन नंबर 36 तुल्यता के बिना समानता संभव नहीं है। इस कथन का तात्पर्य कल रितेश जी ने इसका आंसर दिया था किसी को ग्रुप में। इसका सेकंड होगा हाँ, तो बात तो वही हो गई ना। चलो ठीक है घुमा करके कान कैसे भी पकड़ो पकड़ाओगे कान ठीक है चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 37 अंडर आरटी एक्ट 2009 अ चाइल्ड हैज फंडामेंटल राइट टू गेट एडमिशन इन क्या होगा? शिक्षा का मौलिक अधिकार 2009 के अंतर्गत एक बच्चे को स्कूल में प्रवेश पाने की मूलभूत अधिकार है किसी भी सरकारी स्कूल में पड़ोस के गैर सरकारी सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल में गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में सभी स्कूलों में
क्या होगा? किसी भी सरकारी स्कूल में, पड़ोस के सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल में, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल में, सभी स्कूलों में। क क कर लो कर दो सेकंड होगा। हाँ, हाँ, बात वही है। बात अरे चौथा तो बस ठीक है, तीनों को एक साथ सम्मिलित कर लिया ना उसने, चौथे वाले में। तो ये सीधे-सीधे तीसरा गैर सहायता प्राप्त, हाँ, ये इसमें नहीं होता है। इसमें अल्पसंख्यक स्कूलों में नहीं मिलता है। अल्पसंख्यक स्कूलों में नहीं मिलता है। और अल्पसंख्यक स्कूल जो है, एक मैनेजमेंट से ही चलते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चलाती है अल्पसंख्यक स्कूलों को। निजी स्कूलों में है 25%, 25% है निजी स्कूलों में। हाँ, अरे वो होता ही है, कौन लागू करेगा? कोई नहीं करता है। चलो कुछ, ए भाई जल्दी-जल्दी करो, अब काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन-सा मिड डे मील योजना का उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों के नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार, विद्यार्थियों के परीक्षा पास करने की प्रतिशत में वृद्धि, गर्मी की छुट्टियों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के, कौन-सा होगा? अरे सब के सब तो बोल ही दे रहे हो, फिर बचा क्या है उसमें, ये बताओ? हुँ? बताओ जी, कौन-कौन बोला है? चौथा किसने बोला है? अरे, जो पहला, दूसरा, तीसरा बोला है वो बताए क्यों नहीं होगा? हुँ। अरे भाई देखो, सीधे-सीधे देखो, ऐसे है कि आप मिड डे मील के बारे में आप सीधे-सीधे समझ लो। मिड डे मील कब योजना आई है? किस सन में आई? 1995 में, ठीक है? उसका मात्र उद्देश्य ही यही था कि हमारे यहाँ जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए, और विद्यार्थियों का जो पोषण स्तर है, जो उनमें जो है सूखा रोग कौन-सा रोग लगता है भई वो जो है, अरे जो सूखे-सूखे हो जाते हैं एकदम लकड़ी जैसे। अरे रिकेट्स-विकेट्स नाम मत बताइए, वो कौन-सा होता है? हाँ, न्यूट्रिशंस की जो कमी हो जाती है, उनको उनको कंप्लीट करने के लिए मिड डे मील योजना लेके आई गई, ठीक है? देखो, पहला वाला जो है विद्यार्थियों में नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि, ये तो करता ही करता है, ठीक है? विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार करता ही करता है। विद्यार्थियों के परीक्षा पास करने की प्रतिशत में वृद्धि, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, परीक्षा पास करने तो स इसके बाद लास्ट वाला है, गर्मी की छुट्टियों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पोषण सहायता देना, ये बिल्कुल देता है। जैसे अभी जो है, अभी आप अगर, हाँ, देता है। अभी हाँ, 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 कोरोना के टाइम में मिला है। हाँ, हाँ, मिल रहा है। वो गर्मी की छुट्टियों में भी मिलता है। गर्मी की छुट्टियों में ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलता है। वो भले ही वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो खा जाए, वो अलग बात होती है। चलो, 39। निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है? जल्दी-जल्दी अब इसका आंसर बताओ फटाफट। मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। क्या है ऐसा? नागरिक और राजनीतिक अधिकार पहली पीढ़ी के मानव अधिकार हैं। सामाजिक, आर्थिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार पहली पीढ़ी के मानव अधिकार हैं। मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। कौन सा कथन सत्य है? हुँ? कौन सा कथन सही है? मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। और सब अगर आप देखेंगे, आप अगर और भी देखेंगे इसमें टोटल
मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, ऐसा नहीं है। जो मानव के अधिकार हैं वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? वो चाहेगा राष्ट्रपति चेंज कर सकता है, वो उसको आप बाध्य नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि जब आपके यहाँ वो लगता है ना इमरजेंसी लग जाता है, तो इमरजेंसी में आपके पूरे-पूरे जो मानवाधिकार होते हैं उनका उनको वो अपने अधिकार में ले लेता है, राष्ट्रपति। हाँ, तो ऐसे में अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो वो तीनों के तीनों आपके गलत हो जाएँगे। जो सही वाला है वो आपका चौथा होगा, मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में नागरिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित नहीं है। ये तो वास्तव में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीयता से इसका क्या मतलब है, जो मानव अधिकार हैं, जैसे हमारे देश के मानवाधिकार हैं, तो हमारे देश के ऊपर लागू होगा। अगर हम दूसरे देश में जाएँगे तो वहाँ का मानवाधिकार वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी मानवाधिकार एक साथ काम नहीं करता। लेकिन हर हर अपना कंट्री का अलग-अलग मानवाधिकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, बहुत लंबा हो गया क्लास। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से कौन-सा था? तक्षशिला। हमें वेद हमें सिखाते हैं, सृष्टि का आदि नहीं है, कोई अंत है। ऑप्शन नंबर 3 है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 42 द मीनिंग ऑफ प्रबज्जा सेरेमनीज़। प्रबज्जा संस्कार क्या है? बौद्ध मठ में प्रवेश। अच्छा, उपसंपदा कब होता था? उपसंपदा कब होता था? मठ में प्रवेश करने के लिए कि बिहार में? मठ और बिहार एक ही था कि अलग-अलग था? अ, प मठ और बिहार के बारे में पढ़ लीजिएगा। मठ और बिहार के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो बौद्ध भिक्षु होता कौन था? कौन से संस्कार के बाद बौद्ध भिक्षु बनते थे? हाँ, उपसंपदा। चलिए आगे है, मुदालियर आयोग शिक्षा के किस स्तर से संबंधित है? माध्यमिक, राइट आंसर। 44 चार आर्य सत्य किस दर्शन के मूलभूत अंग हैं? बौद्ध। मौलाना मोहम्मद अली ने जामिया मिलिया अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़। अगर यहाँ पे दिल्ली आप कब लगाएंगे, वर्तमान समय में कहाँ अवस्थित है, तो आपका दिल्ली है, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन सा है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कौन सा है? और भारतीय शिक्षा आयोग किसको कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग। 1902। रैले रैले रैले। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी हैं। एक साथ आप लोगों का कई सारा क्वेश्चन तैयार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46, 47 निम्न में से कौन मानद डिम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? विश्व भारती क्या है इस समय? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये इस समय। हाँ, हाँ सेंट्रल है। अरे इंटरनेशनल है तो सेंट्रल ही रहेगा ना, स्टेट वाला इंटरनेशनल थोड़ी हो जाएगा। हाँ, चलो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? क्या? अरे भाई वर्धा में जो है ना, महाराष्ट्र वर्धा। हाँ, थोड़ा बहुत जानकारी हमें भी है, हल्का फुल्का। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 बौद्ध शिक्षा में उच्च शिक्षा की अवधि कितनी थी?
चलो लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का आज के। मुस्लिम काल में राष्ट्रीय भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। वुड का घोषणा पत्र कब आया? 1854। 1 घंटा हो गया। हाँ। चलिए। द फोर्ट विलियम कॉलेज कौन है? अच्छा, जोनाथन डंकन ने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये तीनों याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है। चलो। किस समिति ने सर्वप्रथम अवयव अवरोधन की बात की थी? हर्टांग समिति। आप लोगों को हम मिल गए, बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमें कुछ भी नहीं पता था। बहुत मेहनत कर करके सब हम इकट्ठा किए थे अपने से पढ़ पढ़ के। आप लोगों को बहुत सारा बना बनाया मटेरियल मिला है क्या? बहुत ज्यादा ढूंढ ढूंढ के करना पड़ा था। और आप लोगों के लिए तो सब बना बनाया आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। गुजरात विद्यापीठ के आजीवन कुलाधिपति रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति? सब रट डाले हो तुम लोग जो है वहां से ढूंढ ढूंढ के आंसर की से। हाँ। हाँ, सर सुंदर लाल। हाँ। पंडित मदन मोहन मालवीय पहले क्या थे? अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ लीजिएगा। क्या थे? अरे वो बीएचयू के क्या थे? बीएचयू के क्या प्रथम थे? प्रथम क्या थे बीएचयू के? मदन मोहन मालवीय जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है? अब इस समय किस में आ गया है? ये किस अनुच्छेद में आ गया है? अब इस समय 21 क या 21 ए में आ गया है। ठीक है, क्या है उसमें? 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। स्क्रैम्बल्ड बुक किसका योगदान है? नॉर्मन क्राउडर ने। और क्या दिया है? अप्रोचेस ऑफ टेक्नोलॉजी में है। टीचिंग अप्रोचेस, लीनियर ब्रांचिंग और मैथेटिक्स, तीनों में से कौन है? वेरी गुड। ब्रांचिंग। साखिए। 58। निम्नलिखित में से किस शिक्षण प्रतिमान में अनुदेशन प्रक्रिया मुख्य घटक होती है? बेसिक टीचिंग। किसने दिया बेसिक टीचिंग मॉडल? गुड। ग्लेसर। ग्लेसर। 59। 59 का क्वेश्चन कहाँ है भाई? हाँ, छात्रों के अवांछित व्यवहारों को सुधारने का की सबसे कारगर विधि है। छात्रों को सजा देना, अभिभावकों को वांछित व्यवहारों की सूचना देना, छात्रों के अवांछित व्यवहारों के कारणों का पता लगाकर सुधार करना। इसको हम क्या कहते हैं और इसको हम किस नाम से जानते हैं? अच्छा, ये बताइए सबसे पहले। हमको अगर अगर हमको किसी में परिवर्तन लेके आना है तो हम सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं कि रेमेडी देते हैं, या फिर आप हाँ, डायग्नो गुड। सबसे पहले डायग्नोस करते हैं। ठीक है। तो डायग्नोस करने का यहाँ पे डायग्नोसिस ही सबसे पहले होती है, इसलिए ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्याख्यान विधि से तर्क शक्ति का विकास होता है।
व्याख्यान विधि से ज्ञान का विकास होता है। व्याख्यान विधि एक मार्गीय प्रक्रिया है। व्याख्यान विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। अरे भाई, ये दूसरे पेज पर गया तो कैसे दिखेगा? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? lecture method can develop reasoning, lecture method can develop knowledge, lecture method is a one way process, during the lecture method student are passive। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, यही बंद कर दें? 70 कर लें? चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम। क्वेश्चन नंबर 60 तक ही हम लोग देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 61 से फिर हम लोग कल देखेंगे। और अब अलग अलग टाइम पर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखते हैं एक दिन में नेट भी तो बहुत कम देता है। अब हमें लग रहा है 3 GB वाला कराना पड़ेगा। हम्म। तो किसमें डाउट है आप लोगों को, वो आप बताएंगे, हम कैसे बताएंगे? देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होंगे। कभी भी आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको स्किप करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ेंगे। ओके, तो आप ये मान करके मत चलिए कि आप 100% आपको पूरा पूरा क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 60 to 65 क्वेश्चन, 60 to 65% ही क्वेश्चन करना है। तो आप लोग जब भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो पेपर सॉल्व करते समय जिस तरीके से हमने आपका पेपर सॉल्व करवाया कि एक क्वेश्चन से आप कितने क्वेश्चन और बना सकते हैं, उनको एनालिटिकल वे में सॉल्व करने का प्रयास करिए, एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पेपर जितना आप सॉल्व कर सकते हैं इस समय, आप कोई भी किताब मत पढ़िए, कोई भी नोट वगैरह जो आपने रखा है वो तभी पढ़िए जब आपका क्वेश्चन फंस रहा है। बुक भी तभी पढ़िए जब आपका क्वेश्चन फंस रहा है। सबसे प्रायोरिटी में आप रखिए कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जितने साल के मिल जाएं आपको, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आप पूरा पूरा केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। किसी भी बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास मत करिए, खास करके स्टैटिस्टिक्स की। नहीं, आप नहीं, आंसर की कोई किसी को सेंड नहीं करेगा, आप लोगों के पास जो आंसर की है। नहीं, आंसर नहीं, आंसर आंसर की तो उस पर यूट्यूब पर भी है, आप लोगों के पास होगा, बहुत सारे लोगों के पास होगा। और वो हम आपको सेंड भी कर देंगे, लेकिन आप आंसर की का प्रयोग मत करिएगा। आप उसका प्रयोग इसलिए करिए, आंसर की का सॉरी, आंसर की का आप प्रयोग इसलिए नहीं करिए कि आपके अंदर जो खोजने की क्षमता है, जो आप खोज खोज करके उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, वो आपकी एकदम समाप्त हो जाएगी। आप खोज करके पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप बना बनाया जिसको मिलता है, जब सारा सब कुछ आपको बनाया बनाया मिलेगा तो आप क्यों पढ़ने जाएंगे? है ना? तो पका पकाया खाने का प्रयास नहीं करिए। आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास करिए कि जो आपकी जो आप खोज सकते हैं, एक क्वेश्चन का कितने सारे आंसर बन सकते हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, उसको एकदम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तब जा करके आप जो है ओरिजिनल आंसर की को ढूंढिए। ठीक है। हम्म। नहीं, ट्रिक वगैरह कोई नहीं लगाना है। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको काउंट मत करिए। आप ये काउंट मत करिए कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। आपकी जो यहाँ पर प्रिपरेशन है, आप ये मान करके चलिए कि अभी अगर आपके 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके अभी अगर 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप वहां पर जाओगे तो 25 क्वेश्चन सही होंगे। उसका रीजन होता है, क्यों 25 क्वेश्चन सही होते हैं? वहाँ पे जो आपके 25 क्वेश्चन सही होते हैं, उसका रीज़न ये होता है कि आप जब अभी पढ़ रहे होते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए पढ़ रहे होते हैं। मल्टीपल वे में पढ़ रहे होते हैं कि नहीं, हमको ये भी पढ़ लेना है, ये भी पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे आपका माइंड एकदम कंसंट्रेट हो जाता है,
एक-एक चीज़ आपके माइंड से याद निकल-निकल कर के बाहर आता है, ठीक है? तो अभी आप कोशिश करिए कि आप केवल सॉल्व करने का प्रयास करिए और हर एक क्वेश्चन का जितने भी पॉसिबल आंसर बनते हैं और पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, उनको आप नोट करते जाइए, लिख-लिख करके याद करने का प्रयास करिए। केवल पढ़ने का एक तरीके से बुक की तरह आप उसको केवल पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं करिए। अगर माइंड में कुछ आ रहा है कि आपको ट्रिक बनाना चाहिए, तो आप अपनी हिसाब से अपनी खुद की ट्रिक बनाइए, याद रखने के लिए, ठीक है? हाँ, और कुछ कहना है किसी को? हुँ? किसी ने लिखा है इन्फॉर्म करूँगा मैं जब भी रहेगा मॉर्निंग में ही रहेगा, इवनिंग में नहीं होगा, ठीक है? किसी ने लिखा है सर डाउट वाला नहीं नहीं हो पाएँगे, बहुत मुश्किल है। हाँ, 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 जी, जी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप केवल डाउटफुल जो क्वेश्चन्स हैं, उनको ही आप लेकर के आइए, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सभी के लिए सही है ये? हाँ, ठीक है, तो आप इसको जो है ट्राई करिए। जो डाउटफुल क्वेश्चन्स है हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे क्वेश्चन्स डाउटफुल में मत रखिएगा, जिनको सॉल्व करने में कम से कम आधा घंटा लग जाए। आप ऐसे अगर क्वेश्चन लेकर के आएँगे तो 1 घंटे कौन-सा? पता नहीं क्या कह रही? कौन-सा? हाँ, एसआई मॉडल का जो क्वेश्चन है आपका, उसमें वो एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि ई बराबर एमसी स्क्वायर डी, पहले वाले का होता है ना कंटेंट का, ठीक है? इवैल्यूएशन करके है, तो पहले वाले का जिस तरीके से दिया हुआ है, उसी तरीके से वो छोटे-छोटे टिक बना करके दिया हुआ है, ट्रिक बना करके दिया है। हाँ, निमोनिक्स दिया हुआ है, आप उसको जो है चेक कर लीजिए वहाँ से, उसका आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाँ।